हेलो एवरीवन। आज जो हमारा पॉइंट चैप्टर है, चैप्टर तो नहीं है, एक पार्ट कह सकते हैं, नाटक लेखन। तो नाटक लेखन किसे कहते हैं, क्या उसमें ज़रूरी है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। तो पूरा अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। और इससे रिलेटेड अन्य वीडियो जैसे आपकी कहानी, फीचर, संचार, जनसंचार आगे आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाटक लेखन, नाटक तथा अन्य विधाएं। तो नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक की अपनी विशेषता है और उनका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना, मतलब जो लिखा हुआ रूप है उससे सीन में चेंज करना। नाटक का लिखित रूप अधूरा होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब उसकी संपूर्णता आती है। साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करते हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटता है। अब समय, नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही उसे पूरा करना होता है। नाटक की विषय वस्तु भूतकाल, भविष्यकाल से संबंधित हो सकती है, लेकिन उसको वर्तमान काल में ही संचालित करना पड़ता है। इसीलिए नाटक के मंचन निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, वर्तमान काल में संचालित किए जाते हैं और वर्तमान काल के हिसाब से ही लिखे जाते हैं। कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रुक सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं होता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी होता है, इसीलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। तो जिस चरित्र चित्रण हो रहा है वहाँ पर, तो उसका भी विकास होना चाहिए। अगर स्थिर नाटक होगा तो आपका देखने में मन नहीं लगेगा। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसीलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि नाटक के हर एक अंग की अवधि कम से कम 48 मिनट होनी चाहिए। ओके, फिर इसके बाद शब्द। शब्द क्या है? तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग है शब्द। कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व होता है। वाचिक अर्थात बोलने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है, कि हम कैसे शब्द यूज कर रहे हैं। कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होते हैं, लेकिन नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है। एक कवि सफल नाटककार भी हो सकता है। नाटककार को अधिक से अधिक संक्षिप्त व सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो। अच्छा नाटक वही होता है जो लिखित या बोले गए शब्दों से भी ज़्यादा ध्वनित करे और जो लिखा या बोला नहीं जा रहा हो। तो मतलब ऐसा होना चाहिए नाटक जो हम थोड़ा सा भी इशारा भी कर रहे हैं तो पता चल सके। अब कथा कैसी होनी चाहिए? नाटककार में शिल्प या संरचना के पूरी समझ, जानकारी और अनुभव होने चाहिए। एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। नाटककार को पहले घटनाओं व स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करना चाहिए, फिर उसे एक निश्चित क्रम में रखना चाहिए ताकि कथा का सही तरीके से विकास हो सके। तो कोई भी नाटक है उसकी स्थितियों को पहले अच्छे से भांप ले, तभी वो एक अच्छा नाटक बन सकता है। अब संवाद कैसे होने चाहिए? नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। इसीलिए नायक और प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना नाटक में की गई है। संवाद का अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होना क्रियात्मक होना चाहिए। संवाद
के पीछे निहित अनलिखित या अनकहे संवादों को महत्व देना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में सब टेक्स्ट कहा जाता है। अस्वीकार की स्थिति। नाटक में अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जीता जागता प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। तो अस्वीकार स्थिति बना के रखना चाहिए कि ऐसा नहीं बन पा रहा है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्व की अधिकता होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। तो आप सस्पेंस बहुत ज़रूरी है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब है चरित्र। चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्थितियों के अनुसार अपने क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक की कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करना चाहिए। संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छू लेंगे। संवाद कितने भी तत्सम या और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों, स्थिति व परिवेश की मांग के अनुसार वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं। जो तो दृश्य उसे स्वीकार करते हैं। मतलब जब स्थितियाँ और सब चीज़ दिखाई देती है तो हम इसको समझ जाते हैं। नाटक का शिल्प। शास्त्रीय नाटक होते हैं, लोक नाटक होते हैं, पारसी नाटक होते हैं, यथार्थवादी नाटक होते हैं और नुक्कड़ नाटक होते हैं। नाटक का अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है। नाटककार को नाटक की शिल्प या संरचना पहले नहीं निश्चित करनी चाहिए, अन्यथा उसमें नाटक फिट करने में मुश्किल आती है। इस प्रकार से नाटक का आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। और आप इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।